बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला 970 के एक और एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और द क्योस जो इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में मौजूद है। दैट मियाँ नवाज शरीफ इज़ ऑफिशियली इन पाकिस्तान आफ्टर सो मच लॉन्ग ईयर्स, और उसमें जो है वो उनका बड़ा वालियाना किस्म का कल इस्तकबाल किया गया है। वो सारी की सारी मीडिया कवरेज जो है वो आप लोगों के सामने होगी। वो टीवी चैनल्स जो कि किसी टाइम में मियाँ नवाज शरीफ का नाम तक सुनना गवारा नहीं कर सकते थे, कल जो है वो उनके अंदर रेटिंग के लिए रेस लगी हुई थी कि वो हर चैनल चाह रहा था कि उनके चैनल को मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इंटरव्यू दें, कोई ना कोई बात कर दें जिससे उनकी जो है ना वो रेटिंग वो हो जाए, थोड़ी सी ग्रो कर जाए। खैर, ये ऑब्वियसली रेटिंग के चक्कर होते हैं। जो जिसका सूरज चढ़ रहा होता है वो हर किसी को चढ़ते सूरज को सलाम वाला मामला है इसमें, मीडिया के अंदर ख़ास तौर पे, कि उनको जो है वो ख़बरों के अंदर रहना होता है। तो जो मोस्ट टॉप ट्रेंड्स होते हैं वो उनको फॉलो करना होता है, यू लाइक इट और नॉट। अब यू लाइक इट और नॉट वाला जो फिक्र है, ये मैं आप दोबारा जो है वो हर पाकिस्तानी के ऊपर भी अप्लाई करना चाहता हूँ। कल जब मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का ये सारा मामला वगैरह चल रहा था, एंड द होल पाकिस्तानी नेशन वाज एक्सपेक्टिंग हिम, ईदर द वंस हु लाइक हिम और ईदर द वंस हु डिसलाइक हिम। तो वो जो सारा मामला, तो उसमें ऑब्वियसली वो डिफरेंट, अगर आप किसी दोस्तों के ग्रुप में बैठे हैं तो वहाँ पे भी यही डिबेट चल रही थी। लाइक एक बंदा जो है वो एंटी नून लीग है, एक बंदा जो है वो प्रो नून लीग है, और वो दोनों आपस में उनके दरमियान में बातें चल रही थी। फैमिलीज़ के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप्स, अगर कोई फैमिली के हैं उनके अंदर, लाइव कोई बैठे हैं उनके अंदर, बाप बेटे के अंदर, मतलब वो कल जो है वो टॉक ऑफ द डे वो यही थी कि दैट हाँ जी वो आ गया। एक बंदा कह रहा है जी ठीक हो गया, मियाँ नवाज शरीफ आ गया, दूसरा बंदा कह रहा है नहीं जी ठीक नहीं हुआ। इस चीज़ को मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा सम अप करूँ, दैट व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स, एक तो ये कि आपकी मर्ज़ी से मियाँ नवाज शरीफ वहाँ रुका हुआ नहीं था, और आपकी मर्ज़ी से मियाँ नवाज शरीफ यहाँ पे आया नहीं है। देयर आर थिंग्स दैट जो कि कैलकुलेशंस, हाइपर कैलकुलेशंस होती हैं, या बड़े टेबल की बातें होती हैं, बिग टेबल्स, जहाँ पे बिग बॉसेस बैठते हैं अराउंड द टेबल एंड दे डिस्कस द पॉलिसीज, दे डिस्कस द लिटरल फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, और लिटरल फ्यूचर ऑफ एवरी सिंगल नेशनल, एवरी सिंगल पाकिस्तानी हु इज़ लिविंग इन पाकिस्तान। तो वो जब वहाँ की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम इतना ज़्यादा खुल आके तो नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे जो सूरत हाल ये है कि देखें, इमरान खान चला जाता है जेल में, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अचानक पता चलता है कि जी मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है। यहाँ पे अब जो है वो, अगर आप सिचुएशन का थोड़ा सा एनालिसिस करें, जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, जो एंटी नवाज शरीफ लोग हैं वो बड़े गुस्से में हैं और बड़े गम में हैं कल से। जो प्रो नवाज शरीफ है वो बहुत खुश है। अब देखिए, ना गम और गुस्से के अंदर किसी का कोई किरदार है और ना खुशी के अंदर। ये वो चीज़ें जो कि आसमान, जैसे कहते हैं ना कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, तो ये जो हमारे जो मुल्की लेवल का आसमान होता है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई जस्ट डोंट वांट टू प्रोनाउंस दैट स्पेसिफिक वर्ड फॉर दैट। तो वो उस आसमान के ऊपर ये चीज़ें तय होती हैं। तो वहाँ पे जो है वो जब इमरान खान को जेल में डाला जाता है तो उसके बाद अचानक बातें आना शुरू हो जाती हैं कि जी नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आने का कोई सीन बन रहा है। देयर इज़ अ लॉबी, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, अशराफिया आप कह लें, कि वो लोग जो है वो उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर सारी की सारी गेम होती है, ठीक है। ये दोबारा मैं आपको बता दूं कि मतलब आपके और मेरे चाहने, हम जो है वो खुश और परेशान ही हो सकते हैं, या हम खुश हो सकते हैं या हम परेशान हो सकते हैं, हमारे बस में ही सिर्फ इतना कुछ है। बाकी इफ़ यू आर थिंकिंग दैट वी आर इन अ कंडीशन टू लाइक लिटरली चेंज समथिंग, तो दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ नॉनसेंस। अभी और ये थोड़ी सी जो है ना वो खुला के बात में इस वजह से भी कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक का शुक्र है अभी मैं कोई इतना ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ कि जिसकी वजह से मैं इस तरह की अगर बात करूँगा तो वो वीडियो फैलती जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी और मैं उठा लिया जाऊँगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे अब इमरान खान को जेल के अंदर डाल के नवाज शरीफ की राह हमवार करना, और उसके बाद ये मतलब अब जब से मीडिया आज़ाद हुआ है तो तब से पाकिस्तान के हर घर में एक तो कन्फर्म है, एक से ज़्यादा भी मौजूद हो सकते हैं तजिया निगार, हर घर में मौजूद है। बहुत अच्छे एनालिसिस कर लेते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत अच्छे और असली वाले पढ़े लिखे एनालिसिस वो लोग कर लेते हैं। इमरान खान का जेल में जाना, मियाँ नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आना, तो दैट इज़ अ रेड कारपेट फॉर मुस्लिम लीग नून टू कम बैक, टू जस्ट गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम बैक टू द कंट्री। और उसके बाद ऑब्वियसली जिसको बुलाया जा सकता है, केसेस ख़त्म हो सकते हैं, और जिसका नाम बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसको वेलकम किया जा सकता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आखिर किस चीज़ का पेश खैमा है और किस चीज़ का, किस कहानी का हिस्सा हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब MNS पाकिस्तान आ गया है, और उसके बाद अब उसको क्या करना है, दोबारा से पॉलिटिक्स के अंदर इन करना है, और अगली गवर्नमेंट जो बननी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने।
यहाँ पे अब जो चीज़ है कि इमरान खान के, अब मैं कल जो है मैं अपने कज़न को बात कर रहा था, मैंने कहा जी इमरान वो ही वाज लाइक ही वाज डिलीवरिंग वेरी वेरी मच ऑफ हेट स्पीच अबाउट मियां नवाज शरीफ, बड़े मतलब जैसे पर्सनल होकर नहीं बंदा बात करता उस तरह से। अच्छा, फिर मैंने उसे समझाने की कोशिश की और साथ ही मैंने उसे बता भी दिया, मैंने कहा देखो मैं एंटी या प्रो मुस्लिम लीग नून या एंटी या प्रो मियां नवाज शरीफ बन के बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ आपको सीधी बात जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि बिला वजह आप अपने वो जो जज्बात आपने इस तरफ ज़ाया करने, वो इमोशंस आप किसी और अच्छी जगह पे इस्तेमाल कर लें। कि नवाज शरीफ को वापस बुलाने का मकसद या नवाज शरीफ के वापस आने का मकसद ये है, एक चीज़ ये तो 100% कन्फर्म हो गई कि अब इमरान खान बाहर नहीं आता। अब ये इसको अगर इस स्पीच को ये समझ जाए कि हाँ जी क्योंकि मैं एंटी इमरान खान हूँ या मैं प्रो नवाज शरीफ हूँ तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये हकायक है, दीज आर द कैलकुलेशंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इमरान खान अब बाहर नहीं आता, इमरान खान को बाहर आने दिया नहीं जाएगा। अब वो कौन आने देगा वो आपको पता है, मुझे नहीं पता उसके बारे में। नवाज शरीफ का को जो है वो अब सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान का नवाज शरीफ के हाथ में सौंपा जाएगा और उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ से मन मर्जी के फ़ैसले करवाए जाएंगे। यहाँ पे एक और बाज़गश्त भी जो है वो चल रही थी माजी में, वो ये थी कि नवाज शरीफ ने कहा है कि मेरे लिए रेड कारपेट बिछाया जाए, उस रेड कारपेट की जो लिस्ट है उसके अंदर ये चीज़ें हैं, अगर आप ये कर देते हैं तो ऑब्वियसली आई एम रेडी टू कम टू पाकिस्तान एंड टेक ओवर द थिंग्स। क्योंकि जिस तरह के फ़ैसले मैंने आपसे करवाने हैं वो आप होशो-हवास में रह के नहीं कर सकते। तो अगर मैं चाहता हूँ कि आप वो फ़ैसले करो तो फिर उन फ़ैसलों की कोई कीमत होगी। फिर आप मुझे कहोगे कि ठीक है, मुझे ये फ़ैसले पसंद नहीं है या इन फ़ैसलों की वजह से कल को मैं बड़ा क्रिटिसाइज़ हो सकता हूँ, लेकिन फिर मैं चलो आपके कहने पे करने हैं तो फिर मुझे उसकी एक अच्छी प्राइस चाहिए। तो इस तरह की जो है ना वो बार्गेन हुई है। तो वो अच्छी प्राइस जो है वो दी गई है। देयर इज़ नो कंपेटिटर इन द पॉलिटिकल फील्ड ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। इमरान खान इज़ इन द जेल एंड मियां नवाज शरीफ इज़ बैक इन पाकिस्तान। बार बार दोहराने का मतलब ये है कि आप ये चीज़ अपने दिमागों में बिठा लें कि जो कैलकुलेशंस करने वाले लोग हैं या जो द पीपल हु आर लिटरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज, हु आर लिटरली रिस्पॉन्सिबल टू लाइक टेक समबडी इन एंड टू जस्ट गेट समबडी आउट, वो आपके और मेरे इमोशंस या आपकी और मेरी ओपिनियन से बहुत ऊपर के लोग हैं जो लिटरल डिसीजंस को मेक करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो अब वो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल फील्ड में जो है वो कंपटीशन कोई भी मौजूद नहीं है। अगला इलेक्शन होना है, वहाँ पे जो है अब एक प्रो इमरान खान साहब जो है उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, जो मर्ज़ी कर लें, जो वोट की ताकत है वो इन लोगों को बताएगी। और मैंने फिर उसको ये कहा, अच्छा फिर वो होता ये है कि मतलब वो बात करने का अंदाज़ इस तरह का होता है या जो बात समझानी मकसूद होती है वो इस तरह की बात होती है कि उसमें बिला वजह जो है ना वो आप भी अगर प्रो इमरान खान है तो आपको भी ये लगेगा कि शायद मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। मैं हक़ाइक़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली हक़ाइक़ ये है कि आपके और मेरे वोट की जो वैल्यू है वो सिर्फ़ और सिर्फ वोट बॉक्स के अंदर एक कागज़ के टुकड़े की है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर आपके और मेरे वोट की बेस पे आप सोचते हैं कि कोई डिसीजन ले लिया जाए तो ये मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं है, ये आप गलत सोचते हैं। अगर आप इस सोच में बैठे हुए हैं कि अवाम की ताकत से इमरान खान जो है वो दोबारा इक़्तिदार के अंदर आ जाएगा, तो वो नहीं है। मतलब देखें, जिन लोगों ने नाअहल ताउम्र नाअहल, उसके बाद करप्शन, उसके बाद पनामा लीक्स और उसके बाद ये वो सब कुछ करने के बाद जो बंदा आज इस वक्त यहाँ मौजूद है, तो उसके बाद फिर वो जो जिनके इख्तियार में इतना सब कुछ रिवर्ट करना है तो उनके इख्तियार में फिर ये कुछ भी है कि कोई बंदा ट्रांसपेरेंट है तो वो उसके ऊपर इतना कुछ डाल दें कि वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वो हाथ धो बैठे अपने सारे उससे इक़्तिदार से और अपनी सारी की सारी पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल विजन से या पॉलिटिकल डिलीवरेंस जो आपको वो डिलीवर करना चाह रहा है उससे। तो वो एक कल्प्रिट को अगर साफ शफाफ बना के यहाँ लाया जा सकता है तो साफ शफाफ बंदे को कल्प्रिट बना के आउट भी किया जा सकता है। बिल्कुल वोट डलेंगे, वोट होंगे, आपका और मेरा वोट डलेगा, हम अपनी मन मर्जी के कैंडिडेट्स के ऊपर मोहर लगाएंगे, कौमी रेले का कौमी धारे का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। बट एट द एंड वोट बॉक्सेस जब सारे के सारे कलेक्ट हो जाएंगे तो एट द एंड जो कॉन्सिक्वेंस होना है उसका या जो उसका डिसीजन होना है वो उन वोटों की गिनती के ऊपर नहीं होना। वो वोटों की गिनती शायद जो है ना वो अशराफिया को बता दी जाएगी कि हाँ भी इतने उसके हुए और इतने उसके हुए। खैर ये था पाकिस्तान का अभी तक का पॉलिटिकल एनालिसिस जो कि मुझे समझ में आता है दैट योर वोट इज़ नॉट गोइंग टू कॉस्ट अ चेंज। ओके, योर वोट इज़ जस्ट गोइंग टू बी ए पीस ऑफ पेपर और आपकी अपनी दिल की तसल्ली कि हाँ जी मैं दिल में जो है वो अपना मुजरिम नहीं हूँ कि मैं फ़लाँ कैंडिडेट के ऊपर ठप्पा लगाया हूँ, वो चाहे नवाज शरीफ का हो चाहे वो इमरान खान का हो। तो इससे ज़्यादा जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तानी उसके अंदर। EVS जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम
का शोर शराबा हम सुन रहे थे कि शायद EVS जो है वो लॉन्च हो जाए इसके अंदर, और जो पार्टीज़ थी उनके अंदर जो एक सोशल मीडिया विंग होता है, सोशल मीडिया विंग के अंदर एक काले रंग का कमरा मौजूद होता है और वहाँ पे उस सोशल मीडिया विंग की हैकर टीम बैठी होती है। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ कंसर्न थी पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने अपने उस ब्लैक रूम के अंदर बैठे हुए हैकर्स को ये जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि ये जो EVS आने वाला है, इस EVS का भी हमें तोड़ चाहिए। लेकिन खैर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पाकिस्तान में ना आना था और ना आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो है वो गेम ही और तरह की होती है। ये खैर पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनालिसिस था। अब चलते हैं हम जो दूसरा हमारा बर्निंग इशू है, दैट इसराइल एंड गाज़ा की वॉर। उसमें अब ये जो है, एक तो एयर स्ट्राइक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं गज़ा की तरफ, इसराइल की तरफ से। यहाँ पे जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक इसराइल्स मिलिट्री हैज़ वोड टू इंटेंसिफाई एयर स्ट्राइक्स ऑन गाज़ा एंड हैज़ वार्न्ड पैलेस्टीनियंस स्टिल इन द नॉर्थ ऑफ द टेरिटरी टू फ्ली साउथ। कि वो इतनी शिद्दत से उनकी एयर स्ट्राइक्स बढ़ती जा रही कि इसराइल अभी भी जितने भी लोग नॉर्थ में बचे हुए हैं उनको इसराइल की आर्मी IDF जो है वो यही बार बार उनको मैसेज दे रही है कि ये जितनी जल्दी हो सकता है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ भाग जाए। और उसके बाद मिलिट्री जो लास्ट नाइट बॉम्बिंग हुई है उसमें 55 फ़लस्तीनी जो है वो और जाम शहादत नोश कर गए हैं। 55 फ़लस्तीनी जो है वो लुक़मा अजल बन गए हैं इसराइली एयर स्ट्राइक्स का। Separately, the Israeli military says it struck a Hamas cell sheltering in a mosque in the occupied West Bank. Israel has amassed tanks and troops on the boundary with Gaza ahead of an expected ground invasion, though the potential timing of it remains unclear. वही ग्राउंड इन्वेजन जिसका पिछली 3-4-5 वीडियो में मैं या 5 दिनों से या तकरीबन 1.5 हफ्ते से जो है वो जिसका चल रहा है, दैट ग्राउंड इन्वेजन इज स्टिल पेंडिंग ऑन द बॉर्डर ऑफ गाज़ा। और उस ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी जो है वो इतनी शिद्दत से की जा चुकी है कि वो शायद गज़ा का, हमास का हो या ना हो, लेकिन गज़ा का नामो निशान मिटाने के लिए काफ़ी, बट देर इज़ स्टिल सो मच पॉलिटिकल रेजिस्टेंस इन, जहाँ पे जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस की हम बात करते हैं, तो देर इज़ स्टिल सो मच रेजिस्टेंस यहाँ पे अभी तक मौजूद है कि वो ग्राउंड इन्वेजन अभी तक लॉन्च नहीं किया गया। तमाम तर तैयारी मुकम्मल होने के बावजूद वहाँ पे आर्मी या जो बटालियंस डिप्लॉय होनी थी वो हो चुकी हैं, जो टैंक्स डिप्लॉय होने थे वो हो चुके हैं। जितना भी इस अटैक से रिलेटेड जितने भी वेपनरी, जितनी आर्टिलरी, जितनी मैन फोर्स वहाँ दरकार थी वो सब के सब वहाँ मौजूद हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल टू स्टार्ट द अटैक। यहाँ पे अब इस वर्ड ग्रीन सिग्नल के पीछे जो है वो एक पूरा का पूरा थिंक टैंक बैठा हुआ है जो कि इस चीज़ को मद्देनज़र रख रहे हैं। बहुत अहम बात है कि जो इस चीज़ को मद्देनज़र रख रहे हैं कि अगर ये ग्राउंड इन्वेजन होता है, इस ग्राउंड इन्वेजन की बेस पे मिडल ईस्ट के बाकी कंट्रीज़ जिन्होंने गज़ा को या फ़लस्तीन को ज्वाइन कर लिया है, जिन स्पेशली मुस्लिम ममालिक ने इस जंग के अंदर अपने आप को एक बाकायदा तौर पे हिस्सा डिक्लेयर कर दिया इस जंग का, अगर ये ग्राउंड इन्वेजन होता है तो वो जो थिंक टैंक है वो वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे अब जो वहाँ पे से जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो बहुत सारी हैं। नंबर 1, ऑयल सप्लाई, ग्लोबल ऑयल सप्लाई। मिडल ईस्ट बहुत सारा हिस्सा जो है वो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का देता है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। मिडल ईस्ट के साथ या उसके बाद फार ईस्ट की अगर हम बात करें तो चाइना मौजूद है, वहाँ पे रशिया मौजूद है। तो ऑब्वियसली चाइना रशिया आपस में दोस्त हैं। चाइना अमेरिका का दुश्मन है, रशिया अमेरिका का दुश्मन है। ये दोनों आपस की दोस्ती की वजह से जो है वो ऑब्वियसली एंटी अमेरिकन की तरफ जाएंगे। तो इस वक्त फ़लस्तीन जो है वो एंटी अमेरिकन है, इसराइल जो है वो प्रो अमेरिकन है। तो इसराइल की तरफ चाइना और रशिया इसराइल की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि उनकी अमेरिका के साथ दुश्मनी है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के महाज पे यूक्रेन को अमेरिका जो है वो स्ट्रांगली बैक कर रहा है और उसको एमिनेशंस और उसको वो सारी की सारी जो वॉर एड है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एंटी यूक्रेन है रशिया, उधर से चाइना जो है वो एंटी अमेरिका है, रशिया एंटी यूक्रेन है, और साथ ही साथ रशिया के पास एक और वजह है कि वो एंटी अमेरिका भी बने क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। अदर देन दिस वॉर भी मतलब रशिया और अमेरिका कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं रहे। जब फ़लस्तीन और इसकी इसराइल की वॉर को हम इसी पैराए के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे भी जो है वो रशिया क्योंकि एंटी अमेरिका है, इसराइल प्रो अमेरिका है, तो रशिया की मजबूरी है कि वो फ़लस्तीन की तरफ आए, चाहे वो मतलब वो कोई लिटरल एड ना दे सके, लेकिन वो ये है कि मज़ामती बयानों तक ही अगर महदूद रहे या मज़म्मत करने तक भी महदूद रहे तो उसमें यह है कि वो मज़म्मत जो है वो ज़रूर अमेरिका की ही करेगा। तो यहाँ पे एक ब्लॉक बन रहा है मिडिल ईस्ट एंड फार ईस्ट का।
जिसके अंदर रशिया, चाइना और उसके बाद मिडल ईस्ट के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सब के सब शामिल हैं। तो ग्राउंड इन्वेजन इज़ नॉट समथिंग दैट यू जस्ट होल्ड अ वॉकी टॉकी बीइंग द प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ऑफ इजराइल एंड you just hold that walkie-talkie and say that yes, there is the green signal, go ahead and just start your ground invasion on Palestine। तो इस तरह से नहीं है। इस सिग्नल के पीछे, इस ग्रीन सिग्नल के पीछे या गो अहेड के पीछे बहुत सारी जो बिहाइंड द कर्टन जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, जो कि वो एक ज़मीन का, एक प्लानट अर्थ का ये जो खिता है ये पूरी दुनिया के ऊपर असरअंदाज होने की अहलियत रखता है। तो इसकी बेस पे जो है ये ग्राउंड इन्वेजन अभी तक रुका हुआ है। दिस इज़ नॉट श्योर कि ग्राउंड इन्वेजन होता भी है। एंड मुमकिन है कि मतलब जो प्रो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या इसराइल अमेरिका जब सर जोड़ के बैठे तो उनको ये लगे कि हाँ यार, ये जो हमला है इसकी वजह से जो नुकसान होना है, तो उस जो हमने नुकसान करना है, तो उस नुकसान से ज़्यादा वो नुकसान भारी है जो इस हमले की वजह से हमें नुकसान पहुँचेगा। किस तरफ से? जियो पोलिटिकल सिनेरियो की तरफ से। जाहिर सी बात है, इसराइल का अगर सबसे बड़ा हामी अमेरिका है तो वो दीवार के साथ दीवार तो नहीं है, वो तो मतलब उसके अंदर तो जो है वो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स का डिस्टेंस मौजूद है। जबकि दीवार के साथ दीवार जिन ममालिक की है, अगर उनकी बात करें तो वो जो अमेरिका हज़ारों मील दूर बैठ के उसको एड दे सकता है, उसके लिए जो है वो प्रो इसराइल किस्म के बयान ज़रूर दे सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू नेबर्स तो वहाँ पे जो है वो सर्वाइवल फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। फिर ख़ासतौर पे चाहे अमेरिका बहुत दूर भी है, वहाँ से अमेरिका दूर है, यूके दूर है, तो इन तक जो है वो मिडल ईस्ट के ट्रेड के, मिडल ईस्ट के ऑयल के झटके जो है ये वहाँ तक पहुँचते हैं अगर ये फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन करते हैं। अप टू माई एनालिसिस अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये ग्राउंड इन्वेजन नहीं होगा, इसको किसी न किसी तरह रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये समझ में आने वाली बात है कि इस ग्राउंड इन्वेजन की वजह से जो इसराइल और अमेरिका को और जो दूसरे खित्ते हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उनको जो नुकसान पहुंचने की तवक्कुआत है वो उस नुकसान से ज़्यादा है जो इसराइल गज़ा में करना चाहता है। तो अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं, द यूएन होप्स इट कैन गेट मोर एड इनटू गाजा टुडे आफ्टर वाइटल सप्लाईज yesterday reached people for the first time since fighting erupted 2 weeks ago. It's 2 weeks since Hamas launched its assault on Israel, killing more than 1,400 people. Palestinian officials say more than 4,300 have been killed in Gaza since then. Death toll, मैंने कल की वीडियो में भी जिक्र किया था, that this is just going to be a number that is going to fluctuate upwards in the coming days. क्योंकि जो है वो रेजिस्टेंस जो इस वक्त जो पहली बारी थी, बारी से काम होता है, पहली बारी जो हमास की थी, हमास ने अपनी बारी में जो परफॉर्म करना था कर लिया। अब हमास की शिद्दत जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं रह गई, बिकॉज एट द टाइम ऑफ 7 अक्टूबर सैटरडे जब हमास ने लिटरली वहाँ पे हमला किया तो दैट वाज द टाइम व्हेन हमास वाज ऑन द एग्रेसिव साइड। बट राइट नाउ हमास एंड हिजबुल्लाह एंड अदर forces that are backing Palestine and that are backing Gaza, वो जो है वो डिफेंसिव पोजीशन पे मौजूद है, क्योंकि इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर इसराइल सारा का सारा आया खड़ा है और जो शहादतों की तादाद है वो 4,300 हो चुकी है। तो लेट्स प्रे फॉर द गुड फ्यूचर ऑफ फ़लस्तीन में शहीद होने वाले बच्चों, माओं, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों के लिए, हमास के जो मुजाहिदीन हैं उनके लिए लेट्स प्रे एंड लेट्स होप फॉर द गुड ऑफ देम। और उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और यू कैन ऑल्सो यूज़ द कमेंट बॉक्स इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ ओपिनियन दैट यू वांट टू शेयर विद मी और द पब्लिक। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।